मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अहंकार। इस कहानी में ये बताया गया है कि मनुष्य के अंदर की जो एक लालसा होती है, जो लालच होता है, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कभी भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा मन में जन्म ले लेती है और इस तरह से ये भूख, हमेशा कुछ न कुछ हासिल करने की भूख, जो मिला है उससे ज़्यादा पाने के आदमी की भूख निरंतर बढ़ती चली जाती है। आदमी जब सफल होता जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार आ जाता है और इस अहंकार में वो अपना हित और अनहित भूल जाता है। इसी चीज़ को इस कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें अपनी इच्छाओं को अनावश्यक रूप से बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर हमारी इच्छाओं से किसी का अहित होता हो तो हमें अपनी उस इच्छा को वहीं पर रोक देना चाहिए। ये इस कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए अब इस कहानी को पढ़ते हैं। स्वर्ण देश के महाराज उदयगिरी 50 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महाराजाधिराज हो गए। देशवासियों में उनकी विजय पताका लहरा चुकी थी। उनके पराक्रम का कोई पारावार ना था। पारावार यानी कोई भी सीमा। तो स्वर्ण देश, ये देश का नाम है स्वर्ण। वहाँ के राजा का नाम है उदयगिरी। 50 वर्ष की उम्र लगभग उनकी हो चुकी है और इस उम्र तक वो महाराजाधिराज हो गए। महाराजा यानी बहुत से देशों पर हमला करके उन्होंने उस पर अपना अधिकार जमा लिया, अपने साम्राज्य को बहुत विस्तृत कर लिया है और इसलिए वो महाराजा की श्रेणी महाराजाधिराज हो गए हैं। देश देशांतरों में यानी विभिन्न देश, एक देश से दूसरे देश यानी विभिन्न देशों पर जो आसपास के तमाम देश थे उन पर उन्होंने विजय हासिल कर ली है। उनका पराक्रम का कोई पारावार ना। पराक्रम यानी उनकी वीरता, तो बहुत ही वीर थे और उनकी वीरता की कोई सीमा ना थी। अपने उस वीरता के बल पर ही वे लगातार दूसरे देशों पर अपना अधिकार जमाते चले जा रहे थे। एक बार वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे। महाराज अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य के उत्तरी पर्वतों पर आखेट खेल रहे थे। आखेट यानी शिकार करना। तो वर्षा ऋतु खत्म होने वाली थी, उसके अंतिम दिन चल रहे थे। महाराज अपने मंत्रियों के साथ निकले शिकार करने के लिए जंगलों में। राज्य के उत्तरी पर्वत, उत्तर दिशा में, राज्य के उत्तर दिशा में जो पर्वत थे उनकी तरफ वो शिकार करने के लिए अपने मंत्रियों के साथ गए। वहाँ पर एक हिरण का पीछा करते हुए अपना रास्ता भूल गए। आगे बढ़ते चले गए हिरण के पीछे पीछे और उनके सैनिक वगैरह सब, मंत्री वगैरह सब पीछे छूट गए और आगे चल करके वे रास्ता भी भूल गए जंगल में। आखेट की उत्तेजना में वह मीलों तक अपना घोड़ा दौड़ाते चले गए। शिकार करने की का जो एक्साइटमेंट था उसके पीछे वो उस हिरन के पीछे चलते चलते बहुत दूर मीलों चलते चले गए। अंत में हिरन का कुछ पता न चला। हिरन वहीं जंगल में कहीं छुप गया। जंगल की सीमा आ पहुंची और महाराज थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। दौड़ते दौड़ते जंगल की जो दूसरी सीमा थी, उसके आगे गांव था, वहां पर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते वो अच्छा खासा थक गए और वहीं पर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। दूसरे ही क्षण महाराज ने सामने आंख उठाकर देखा तो पुलकित हो उठे। ढलते सूर्य के लाल प्रकाश में सामने एक विशाल पर्वत अपना गर्भपूर्ण माथा ऊंचा किए खड़ा था और उसके चरणों में बड़ी सी नीली झील बिछी हुई थी। झील इतनी स्वच्छ थी मानो प्रकृति के अथाह सौंदर्य का एक दर्पण हो। तो वहाँ वो थक कर खड़े हुए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो उन्होंने सामने देखा, बहुत ही सुंदर दृश्य देखा और बहुत ही पुलकित हो गए, यानी बहुत ही आनंदित हो उठे। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। सूरज की लालिमा, सूरज का लाल प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था और उस लाल प्रकाश में सामने एक विशाल पर्वत, एक बहुत ही ऊंचा बड़ा पर्वत गर्भपूर्ण जैसे घमंड से अपना माथा ऊपर किए हुए खड़ा हुआ था। यानी बहुत ही ऊंचा पहाड़ उनके सामने दिखाई दिया जिस पर सूरज की लाल रोशनी पड़ रही थी और उस पहाड़ के नीचे एक नीली झील थी
झील का पानी बहुत ज़्यादा साफ था, जिसकी वजह से उसका रंग नीला दिख रहा था। जैसे लग रहा था कि प्रकृति के अथाह सौंदर्य के लिए दर्पण हो। तो जो प्रकृति का विशाल सौंदर्य है वो पूरा सौंदर्य उस झील में दिखाई पड़े, यानी आस प्रकार के जो प्राकृतिक दृश्य थे उसकी परछाई उस झील में पड़ रही थी। जैसे लग रहा था वो झील नहीं है बल्कि एक दर्पण है, एक शीशा है जिसमें प्रकृति अपने आप को निहारती है, अपने आप को देखती है। उस पर्वत के दाहिनी तरफ एक छोटा सा नगर बसा हुआ था, जिसकी छतें सायंकाल के धुंधले प्रकाश में दूर तक फैलती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर उन्होंने देखा पहाड़ है, झील है साफ सुथरी, और दाहिनी तरफ एक नगर बसा हुआ है। नगर के जो घर बने उसकी छत शाम के समय में बहुत दूर तक फैली, यानी बहुत ही जो है बहुत सारे घर वहाँ बने हुए हैं, यानी कोई विशाल नगर है ऐसा शाम के धुंधले प्रकाश में दिखाई दे रहा था। महाराज इस अपूर्व दृश्य को एकटक देख रहे थे, उनके साथ ही उन्हें ढूंढते हुए आ पहुंचे। जो प्राकृतिक सौंदर्य था, पेड़ पौधे पहाड़ झील ये सब, और ऊपर से बसा हुआ नगर, उसकी सुंदरता को, अपूर्व दृश्य को, यानी ऐसा दृश्य जो उन्होंने इसके पहले कभी नहीं देखा था, उसे लगातार एकटक देखे चले जा रहे थे। वहीं खड़े थे हर तरफ से। तभी जो और उनके मंत्री और साथी थे वे इन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पर आ पहुंचे। महाराज स्वयं से बोले, मैं न जानता था कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश भी मौजूद है। महाराज को लगा कि ये तो मेरे ही राज्य के अंतर्गत आने वाला नगर है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता था कि मेरे अपने राज्य में इतने सुंदर सुंदर शहर भी मौजूद है, इतने सुंदर प्रदेश भी मौजूद है। पास खड़े महामंत्री ने हाथ बांधकर उत्तर दिया, महाराज यह प्रदेश हमारी राज्य सीमा से बाहर है। हमारी राज सत्ता यहीं पर समाप्त हो जाती है जहां पर आप खड़े हैं। मंत्री ने बताया कि ये जो नगर आपको सामने दिख रहा है ये हमारे राज्य की सीमा के अंतर्गत नहीं आता। जहां आप खड़े हैं यहीं पर हमारा राज्य समाप्त हो जाता है। महाराज ने पूछा, तो क्या यह प्रदेश मेरे राज्य का अंग नहीं है? आज ही लौटकर सेना को तैयार करो महामंत्री, मैं स्वयं इस प्रदेश पर चढ़ाई करूंगा। मेरे राज्य की सीमा अब वह पर्वत शिखर होगी। यह निश्चय करके महाराज वहां से लौट पड़े। उन्होंने मंत्री से पूछा कि क्या ये इतना सुंदर प्रदेश मेरे राज्य में नहीं आता? और उनका तुरंत मन किया कि नहीं, इस सुंदर प्रदेश को भी अपने राज्य में मिलाना चाहिए, मेरी पहुंच से ये बाहर कैसे रह सकता है। और उन्होंने तुरंत ही मंत्री को आदेश दिया कि सेना को तैयार करो, मैं स्वयं इस नगर पे आक्रमण करूंगा, हमला करूंगा और इसे अपने राज्य में मिलाऊंगा। मेरा राज्य अवस्थित होगा और ये पर्वत शिखर जो सामने पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ की चोटियां दिख रही हैं, ये सामने जो नगर दिख रहा है ये भी मेरे राज्य के ही अंतर्गत आएगा। ऐसा आदेश करके और मन में ऐसा निश्चय करके महाराज वहां से चल दिए।